हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम लोग ज्योग्राफी के क्लास में कक्षा 11 भूगोल और इसका अध्ययन करेंगे। अपने कुछ अगले टॉपिक की बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अध्याय 6 भूआकृतिक प्रक्रियाएं पढ़ी थी और इसी में हम लोग अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे थे कि आंतरिक क्रियाएं क्या है, अंतर क्रियाएं, बाह्य क्रियाएं क्या हैं, अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है और मृदा के बारे में भी जाना था। अब आज हम लोग मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब ये जो मृदा का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, ये 2 स्टेप में होता है, 2 चरणों में होता है। और प्रथम चरण में क्या होता है, चट्टान टूटती है, उसका विघटन होता है, फिर उसका अपघटन होता है और अपर्दन से वो चट्टानी चूर्ण मिट्टी के साथ मिक्स होता है और इसको हम लोग आवरण चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवरण चूर्ण कहते हैं। अब जो दूसरा चरण है उसमें आवरण चूर्ण में जल का प्रवेश होता है और धीरे धीरे उसमें वनस्पतियां उगने लगती हैं और जड़ें उस आवरण चूर्ण में प्रवेश करके खनिजों का दोहन करने लगती हैं। वनस्पतियों के विघटन के अवशेष जब उस आवरण चूर्ण में मिल जाते हैं तब मिट्टी पूर्ण विकसित अवस्था में पहुंच जाती और इस प्रकार जब मिट्टी पूर्ण विकसित अवस्था में पहुंच जाती है, यही जो है दूसरा चरण हो जाता है। तब मिट्टी का पूरा निर्माण हो जाता है। अब जो प्रथम चरण में अपक्षय और अपर्दन की क्रियाएं होती हैं, चट्टानों का विघटन हो जाता है, चूर्ण बनाती हैं। फिर अपक्षय की क्रिया में तुषार, ताप, वनस्पति और ये यंत्रवत उसको तोड़ फोड़ करते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं? विघटन कहते हैं। विघटन कहते हैं, टूट जाता है। और जब रासायनिक तत्वों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा चट्टानें टूटती हैं, विदीर्ण होती हैं, तब उसको क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। उसको अपघटन कहते हैं। इसके अलावा अब चट्टानी चूर्ण अपने आसपास के धरातल में फैल जाता है और मिट्टी का बेस बनता है, उसका आधार बनता है। इसके बाद चट्टानों का जो अपर्दित चूर्ण है, अवसाद है, वो परिवहन होता है और उपयुक्त स्थानों पे उसका जब निक्षेपण होता है तो वहां जम करके वो मिट्टी का निर्माण करता है। इस क्रिया में जो जैविक तत्व होते हैं कुछ तो चूर्ण के साथ जमा हो जाते हैं और कुछ जैव तत्वों के अवशेष में मिट्टी में मिल जाते हैं। और यही कारण है कि जलोढ़ मिट्टी कणों की जो संरचना होती है उसके स्तर, खनिजों की मात्रा और जैव तत्वों की उपस्थिति के दृष्टिकोण से सभी प्रकार की मिट्टी से ये अलग होती है। इसके अलावा और भी हम लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे जो मृदा में विशेष खनिज हुआ करते हैं जैसे लोहा, एल्युमिनियम, जैव तत्व, वर्षा जल की अधिकता के कारण ये घुल करके मिल करके धीरे धीरे निचले स्तर में उतरने लगते हैं और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं अपक्षालन। लीचिंग कहते हैं इसको, लीचिंग, अपक्षालन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में मिट्टी का ऊपरी स्तर उपजाऊ हो जाता है क्योंकि मिट्टी के जो ऊपरी स्तर में बड़े कणों की प्रधानता होती है। और इस संपूर्ण क्रिया को लेटराइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स आप अपनी नोटबुक में जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इस अध्याय के बीच से ही इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और आपको लास्ट में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वहां वो मिल नहीं पाते हैं और आप ढूंढते रह जाते हैं। तो अपने नोट्स में आप इसको केयरफुली बीच बीच से जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स निकल करके छोटे छोटे आ रहे हैं इनको आप जरूर बना लीजिएगा। और साथ में इसके जो भी पिछले वीडियो जो हैं अलग अलग टॉपिक के, वो आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो चैनल को देखेंगे तो पीछे आपको सभी वीडियो एक एक टॉपिक के प्रथम अध्याय से लेकर के पूरे आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। आप पुनः इसको देख सकते हैं।
इसके बाद आगे चलते हैं तो शीत कटिबंधों में तापमान लंबी अवधि तक रहा करता है और मिट्टी का जो निर्माण होता है ये मंद गति से चलता है, बहुत धीमी गति से ये मिट्टी का निर्माण वहां पे होता है। और कम तापमान के कारण से जीवाणुओं की मात्रा भी वहां कम होती है, इसलिए विघटन कम होता है। वनस्पति की जो पत्तियां होती हैं, तना या घास होती है, वैसी मिट्टी वहां बनी रहती है और जल संचारण में भी बाधित होता है। इस वर्ग में अब वहां पे जो ये मिट्टी मिलेगी, उस मिट्टी को हम लोग कहते हैं पॉडजोल मिट्टी। क्या कहते हैं? पॉडजोल मिट्टी कहते हैं। और शीत कटिबंधों में मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है पॉडजोलाइजेशन। इन सभी को आप क्वेश्चन आंसर को केयरफुली अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। इसके बाद और आगे चलते हैं तो इस वर्ग में मिट्टी भी पौधों को पर्याप्त तत्व देने में असमर्थ हो जाती है और इसे हम कम उर्वर मिट्टी भी कहते हैं। इसके बाद कम वर्षा या सामान्य वर्षा के कारण यहाँ घासों की प्रधानता होती है और प्रचुर जैव तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं। ये किन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं? मध्य अक्षांशों की बात कर रहे हैं। अब मध्य अक्षांशों में क्या होता है, जब वहां सामान्य या कम वर्षा होती है तो घास की प्रधानता हो जाती है और मिट्टी के ऊपरी स्तर का जल सूख जाता है, निचले स्तर का जल स्तर गतिमान होने लगता है और जल के साथ चूने का अंश घुल करके ऊपर आ जाता है और मिट्टी के ऊपरी स्तर में वो जमा हो जाता है और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका क्रिया कहते हैं। और कोशिका क्रिया द्वारा ऊपरी स्तर में एकत्र जो चूना होता है वो विभिन्न प्रकार के लवणों को जन्म देता है और मिट्टी ऊसर हो जाती है। क्या हो जाती है? मिट्टी ऊसर हो जाती है और फिर जो है उसमें उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। और ऊपरी परत पर जो चूना है वर्षा जल के साथ घुल करके नीचे चला जाता है, जिससे घासें उसे अपनी जड़ के साथ में ग्रहण कर लेती हैं। इसके अलावा और भी चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब ये जो कंडीशन सामने आ रही है, इसमें घासें अपनी जड़ों के द्वारा जब ग्रहण कर लेती है उस पानी को, उस खनिज को, फिर रासायनिक प्रक्रिया होती है। अब उस रासायनिक प्रक्रिया में कैल्शियम में ये सभी चीजें बदलते हैं, घासें सड़ करके गल करके मिट्टी में मिल जाती हैं, कैल्शियम अधिक मात्रा में रहता है और इस प्रक्रिया को हम लोग कैल्शियम प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग कैल्शियम प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी चीजें आ रही हैं हमारे सामने कि इसमें यदि हम लोग यही जलवायु और वनस्पति का निर्माण जब दूसरे क्षेत्र में होता है तो वहां पे मिट्टी के वितरण के अनुसार ये अपनी जगह बना लेते हैं और विश्व में अधिकांशतः जो मिट्टी का वितरण है वो कटिबंधीय क्षेत्रों में अलग अलग मिलता है और वर्षा और तापमान के प्रभाव से मिट्टी के परिपक्व और खनिज और जीव उत्पाद के निर्माण के रूप में भी देखा जाता है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि मृदा निर्माण के कारण। अब मृदा निर्माण के कौन कौन से कारण हैं? मृदा निर्माण के कौन कौन से कारण हैं, इसको हम लोग देखते हैं। सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर, मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से कारक इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे मृदा निर्माण में जलवायु, मूल पदार्थ या जो शैल है जिसको हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं, इसके अलावा स्थलाकृति या उच्चावच होते हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं और समय या कालावधि होती है। अब इसमें जो जलवायु होती है, अब जलवायु में वर्षा वाष्पीकरण की बारंबारता, कितना ज्यादा वाष्पीकरण हो रहा है, कितनी अवधि में हो रहा है और कितनी मात्रा में वहां आर्द्रता है। वहीं पे जो तापक्रम में मौसमी और दैनिक क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये भी वहां पे ध्यान रखना पड़ता है। इसी के आधार पे मृदा निर्माण होती है। और साथ में क्या होता है, यहाँ पे जो मूल शैल पदार्थ हुआ करती है, मूल शैल पदार्थ, और इसमें इसको हम लोग पेरेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं, पेरेंट मटेरियल।
अब ये जो पेरेंट मटेरियल है मूल शैल पदार्थ होता है, मूल पदार्थ होता है, इसमें मृदा निर्माण में एक निष्क्रिय भूमिका ये होती है और इसका गठन, संरचना, कणों का विन्यास, शैल निक्षेप से खनिजों और रासायनिक संरचना पर भी ये निर्भर करता है और मृदा का मूल शैल से पैतृक नाता ये बनाए रखता है। इसके अलावा स्थलाकृति और उच्चावच, जिसको हम टोपोग्राफी कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि जैसे सूर्य की किरणों के माध्यम से मृदा निर्माण होता है, उसमें क्या होता है, जो स्थलाकृति है, तीव्र ढालू क्षेत्र है तो वहां की मिट्टी छिछली हो जाएंगी, पतली हो जाएगी। मंद ढालू क्षेत्र है तो मृदा वहां की सघन होगी। मिट्टी का रंग, दशा और उर्वरता, ये सब कुछ वहां की स्थलाकृति टोपोग्राफी पे निर्भर करता है। और फिर आता है जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इसमें हुआ करती हैं और पदार्थ मृदा की नमी क्षमता को बढ़ाते हैं। इसमें से साथ में मृत जो पौधे होते हैं मृदा को ह्यूमस प्रदान करते हैं। जैविक क्रियाएं मिट्टी में बैक्टीरिया की वृद्धि को मंद और तीव्र करते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में की अपेक्षा ये आर्द्र और उष्ण और भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरिया वृद्धि तेजी से होगी। बहुत सारे छोटे छोटे हैं जीव है, वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और पौधे के लिए ये उपयोगी बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैविक क्रियाओं में चींटी, दीमक, केचुए या कुछ ऐसे रोडेंट हैं और ये कीड़े मृदा को अभियांत्रिकी का लाभ दे करके महत्वपूर्ण बना देते हैं। अब मेन चीज आती है कि समय या काल अवधि, जिसको हम यहाँ पे टाइम भी कहते हैं। अब ये टाइम ये बहुत जरूरी है मिट्टी निर्माण के लिए, क्योंकि मृदा निर्माण में जो समय है इसकी भूमिका सबसे ज्यादा है और मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं दीर्घ काल तक चलती हैं और इसमें जलोढ़ मृदा, हिमानी निर्मित जो भी मृदाएं हैं ये सभी मानी जाती हैं और हर चीज के लिए टाइम बहुत जरूरी है, एक काल अवधि है। और मृदा निर्माण में मिट्टी का जन्म होता है। मृदा निर्माण नियंत्रक कारक और प्राकृतिक उर्वरता और कालावधि का निर्धारण करते हैं। जितनी ज्यादा पुरानी मिट्टी होगी उतना ज्यादा उसमें उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी। इसके बाद ये अध्याय यहाँ से हम लोग का पूरा होता है और इसके कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चंस है। जैसे ये दिया गया है, अपक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी कैसे होता है, या इसके लिए जो बहिर्जनिक भूआकृतिक कारक कौन कौन से हैं। मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है, इसके बारे में तो इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके और भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं इसमें, और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट आपको लग रहे हैं हमने नोट्स में डिटेल में आपको बता दिया है, जो भी आसानी से आपको मिल जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा और अपने नोट्स क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जब अगले टॉपिक में मिलते हैं तो कुछ और भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, और तब तक जो है इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो पुराने सभी वीडियो आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।